नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय गुणों के बारे में। यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका चुंबक के प्रति कैसा व्यवहार रहता है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों की एक विशेषता होती है कि इनके अंदर एक या अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिन पदार्थों में एक या अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। और ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पहला तो अनुचुंबकीय है, दूसरा हम पढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या कंडीशन है कि डी के अंदर 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन हो। जो डी कक्षक होते हैं उनमें 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन हो तो वो तो अनुचुंबकीय होंगे। तथा जब डी के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हो। जब डी में 0 इलेक्ट्रॉन होगा यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सारे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बन जाता है, कोई भी कवारा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। देखो यहाँ पर सभी के जोड़े बन गए ना भाई। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो सभी के जोड़े बन गए हैं, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। युग्मित होने के कारण ये कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखो जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ऋतुएं बनती है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है ना, इस प्रकार से। और पृथ्वी अपनी जगह भी घूमती है जिससे दिन और रात बनते हैं। तो पृथ्वी की इन दो प्रकार की गतियों के कारण पृथ्वी होती है वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो धातु पिघली हुई अवस्था में होती है उसमें 2 प्रकार की गतियां होती है और उनके कारण पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होता है वो भी नाभिक के चारों ओर 2 प्रकार की गति करता है। इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर 2 प्रकार की गति करता है। एक तो कक्षीय गति, यानी नाभिक के चारों ओर जो कक्षाओं के अंदर गति होती है वो कक्षीय गति होती है। नाभिक के चारों ओर अलग अलग प्रकार की कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसे हम कक्षीय गति कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर भी घूमता है जिसे हम चक्रण गति कहते हैं, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रकार की गतियां करता है। इलेक्ट्रॉन की इन 2 प्रकार की गतियों के कारण ही इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की इन 2 प्रकार की गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज।
तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रहता है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से नष्ट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की गति एक दूसरे के विपरीत होने के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र से नष्ट हो जाएगा। अतः जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है ना। यानी ऐसे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो याद रखना प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 से 9 तक का कभी भी युग्मन नहीं होगा, है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय। अब हम पढ़ेंगे कि इनके चुंबकीय क्षेत्र को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और किसी पदार्थ का हम कैसे पता लगाएंगे कि यह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की मैंने कंडीशन बताई कि डी के अंदर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। सिंपल सा याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर जो धातु है, जो पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय होता है। ठीक है। और किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय आघूर्ण से हम बता सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है म्यू बराबर रूट n+2। ये किसी पदार्थ का, किसी आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ना। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय आघूर्ण से व्यक्त करेंगे। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है रूट n+2। यहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो आयन दे रखा है, जो धातु दे रखी है, उसमें हमें इलेक्ट्रॉनों को देखना है कि इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है। ठीक है। और अयुग्मित है तो कितने हैं, उसके आधार पर हम इनका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन या तो चुंबकीय आघूर्ण में से पूछा जाएगा, कोई धातु दे देंगे हमें और पूछा जाएगा कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, या फिर कोई धातु दे देंगे 4, उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय है या कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो हमें विशेष ध्यान देना है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ का पता कैसे लगाएं और इनका चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगर हम 21 की बात करें तो 21 में ऐसे लिखते हैं, 18 के लिए तो आर्गन आ जाता है, 19 20वां इलेक्ट्रॉन इसमें, और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। तो d में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है d के अंदर, है ना, अकेला इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, म्यू बराबर रूट n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 रखेंगे, तो 1 + 2 कितना आ गया, रूट 3, और रूट 3 का मान होता है 1.73। और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन्स। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन्स। याद रखना, 1 बोर मैग्नेटॉन्स बराबर होता है EH/4πmc। ये 1 बोर मैग्नेटॉन का मान है EH/4πmc। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, H प्लैंक नियतांक है, पाई का मान दुनिया जानती है 22/7, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और c वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग है। तो स्कैंडियम की बात करें हम, 3d1 4s2, तो d में 1 इलेक्ट्रॉन है
और उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ये अनुचुंबकीय होता है। स्कैंडियम कैसा है, अनुचुंबकीय। भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 1.73 बोर मैग्नेटॉन। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण हो गया 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, स्कैंडियम का चुंबकीय आघूर्ण हमने निकाला 1.73 बोर मैग्नेटॉन और अनुचुंबकीय। अगर हम स्कैंडियम 3+ की बात करें तो परमाणु क्रमांक पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 21 के 21 प्रोटॉन ही रहेंगे। अब +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होना। भाई जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तभी तो धनावेश बचेगा, है ना। तो यहां से स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +3 आवेश आ गया ना। और +3 आवेश कब आएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब यहां से हमेशा पहले बाह्य कक्षा से 4s से 2 निकल गए और एक 3d से, तो d में कितने बचे, 0 इलेक्ट्रॉन। d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो n का मान 0 आ जाएगा, और n का मान 0 आ जाएगा तो म्यू का मान भी क्या होगा, 0। तो जब चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो जिनमें d में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें d में 0 इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय। d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होने पर प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो स्कैंडियम अगर +3 में कोई भी यौगिक बनाएगा तो उसका चुंबकीय गुण देखेंगे तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, और चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर हम बात करें टाइटेनियम 3+ की, टाइटेनियम 3+ के, तो 3+ का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब आपको टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कितना है, 24। जब हमें परमाणु क्रमांक पता होगा तब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि पदार्थ अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो 24 का विन्यास लिखते हैं तो 18 के लिए तो आर्गन आता है, 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में, और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 18 2 20 और 2 22, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है, परमाणु क्रमांक 22 होता है। अब यहां पर ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहां से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 2 तो 4s के निकल गया और एक है वो 3d से निकल गया। अब d में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में ही रहता है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित अवस्था में है ना। अब इसका हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा n+2। n का मान 1 है तो 1 1 + 2, 2 और 1 3, 3 एकम 3, √3, और √3 का मान होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है ना। अब आपको क्या याद रखना है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छी तरह से समझना इसको। पहले चुंबकीय आघूर्ण की बात कर लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है ये म्यू बराबर n+2, ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, अब n का मान यदि 1 आ जाए, अभी हमने देखा n का मान कैसे निकालेंगे, n का मान 1 आ जाए तो म्यू बराबर √1 + 2 यानी √3, और √3 का मान होता है 1.73। यदि n का मान 2 आ जाए तो म्यू बराबर हो जाएगा 2 + 2 यानी म्यू बराबर 8, और 8 का मान होता है √8 का मान होता है 2.82 या 83 बोर मैग्नेटॉन, 2.82 बोर मैग्नेटॉन। अगर n का मान 3 आए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, हम देखेंगे कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए, तो म्यू बराबर 3 के लिए आ जाएगा 3 3 + 2
3 2 5, 5 3 15, यानी √15, और √15 का मान होता है 3.87 बोर मैग्नेटॉन। अगर n का मान 4 आ जाए तो म्यू बराबर होगा √4, 4 + 2, यानी 4 + 2 6, 6 × 4 मतलब 24, और 24 √24 का मान होता है 4.89 चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन। यदि n का मान 5 आ जाए तो म्यू बराबर √5, 5 + 2, 5 और 2 7, 7 5 35, 35, √35 का मान हो जाएगा 5.91 बोर मैग्नेटॉन। तो हमें केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना है कि जो आयन दे रखा है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम उनका चुंबकीय आघूर्ण डायरेक्ट बता देंगे। देखो 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4 है, 5 का 5 है। हमें तो लास्ट वाला याद रखना है। 1 आए तो 73 लगाना है, 1.73, 2 आए तो 2.82, 3 आए तो 3.87, 4 आए तो 4.91, 5 आए तो 5.91, 4 आए तो 4.89, 5 आए तो 5.91 है ना। इस प्रकार से लास्ट वाला याद रखना 73, 82, 87, 89, 91। ये तो 1 2 3 4 5 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ ही जाएगी। लास्ट का एक मोबाइल नंबर बनता है 73, 82, 87, 89, 91 है ना। 73 के बाद 82 आएगा, 82 के बाद 87 आएगा, 87 के बाद 89 आ जाएगा, और इसके बाद में 91, 91 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखें हम, ठीक है। देखो एक तो हम लेते हैं टाइटेनियम +2, वेनेडियम +3, क्रोमियम +3, क्रोमियम के बाद में मैग्नीज +2, आयरन +3, कोबाल्ट +3, कॉपर +2 और जिंक +2। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है और किसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटेनियम। देखो टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम कितने पे आता है 22 पे, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 पे, स्कैंडियम 21 पे, टाइटेनियम 22 पे। तो 22 के लिए इतना याद रखो कि D में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D4S2 है ना 22 में। वेनेडियम 23 में 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 5 होते हैं, क्रोमियम में अपवाद पड़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, 4s2 4s2। अब ये तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 निकाल देंगे, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब 2 को हम भरेंगे तो 1 और 2 ऐसे आएंगे दोनों, है ना। अब 2 आ गए हैं तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.82, आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। 2 आते ही 2.82, 1 आते ही 1.73, 3 आते ही 3.87, 4 आते ही 4.89, 5 आते ही 5.91। तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये कैसा है अनुचुंबकीय, और इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा 2.82। वेनेडियम 3+ की यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 तो यहां से, 1 यहां से 2, सेम ऐसा का ऐसा ही विन्यास आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण भी यही आएगा 2.82। इकाई इसकी बोर मैग्नेटॉन में हम लिख देते हैं। क्रोमियम 3+ की बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 तो 4s से निकल जाएंगे, 1 रहता है वैसे यहां पर है ना, 4s में क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 तो 4s से निकल जाएगा और 2 निकल जाएंगे 3d से। तो कितने बचे अब केवल 3d3। भाई 18 के लिए तो आर्गन है, 19 20 21, 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 21 बच गए ना। याद रखना है पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना है, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब d में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों के तीनों ही अयुग्मित है, 1 2 3,
3 अयुग्मित है तो म्यू का मान 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो अनुचुंबकीय। याद रखना अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू का मान कुछ न कुछ यहां से आएगा, और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं उनके लिए म्यू का मान सदैव 0 होगा, है ना, म्यू का मान सदैव 0 होगा। मैग्नीज 2+ की बात करें, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s2 होता है। अब मैग्नीज 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो डी में 5, और डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 कक्षकों में 1-1, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5, और चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा 5.91 बोर मैग्नेटॉन, 5.91। Fe3+ की बात करें तो 3d6 4s2 विन्यास होता है आयरन का। अब +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 तो 4s के निकाल देते हैं, 1 3d से, तो d के अंदर 5, तो सेम ऐसा का ऐसा ही होगा, है ना। कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट 27 पे आता है, d में 7 और 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 तो यहां से निकाल देते हैं, और d में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 6 को हम लिखेंगे तो ऐसे आएंगे 6, ध्यान देना, 1 2 3 4 5, और छठा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 रहेगी, अयुग्मित 4 है ना, और अयुग्मित 4 है तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा म्यू बराबर 4.89 बोर मैग्नेटॉन। कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ की बात करें तो कॉपर का 3d10 4s1 विन्यास होता है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक तो यहां से और एक यहां से, तो d में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉनों को d कक्षकों में भरे हम, तो d में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 कक्षकों में पहले तो 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर 6 7 8 और 9, यानी इनका युग्मन हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बचेगी तो चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। जिंक 2+ की बात करें तो जिंक का 3d10 4s2 विन्यास होता है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन सारे कैसे होते हैं युग्मित होते हैं, और युग्मित होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0, और चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो इसका मतलब ये कैसा है प्रतिचुंबकीय आयन है ना। तो जिनमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, डी में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो तो प्रतिचुंबकीय और उनका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, ठीक है। तो आपको डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही आपको बताना है कि कौन सा आयन अनुचुंबकीय होगा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा। याद रखना जिनका चुंबकीय आघूर्ण 0 आ जाएगा वो कैसा होगा प्रतिचुंबकीय, और 0 कब आएगा जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी, है ना। तो आप आयन को देखो, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आप बता पाओगे कि प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, और अनुचुंबकीय है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, ठीक है। जबकि प्रतिचुंबकीय है तो सिंपल सा है, उसका चुंबकीय आघूर्ण आपको 0 ही बताना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।